अरे मोरी मैया, कितनी गर्मी हो रही है, गर्मी से हाल बुरा हो चुका है। बहू जल्दी आ जा, मैं तो शादी की तैयारी से ही थक चुकी हूँ। भगवान का शुक्र है कि ये शादी निपट गई। वो तो है माँ जी। ये कहकर रचना कलश के चावल गिराकर घर के अंदर आती है। अरे अंतरा, अब तो तेरी बहू आ गई। अब तो तेरी बहू के हाथ से खाना खा पी कर जाएंगे। अरे जरा हम भी तो देखे बहू कितना अच्छा खाना बनाती है, क्यों कश्मीरा? अरे हाँ हाँ बहू, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे क्या, सबको ही लग रही होगी। गर्मी जो इतनी पड़ रही है, तो जा सबके लिए ठंडा ठंडा शरबत बना कर ले आ। जी बुआ जी। और सुनो, तुम शहर में नहीं गांव में हो, तो यहाँ पर तुम्हें घूंघट में रहना पड़ेगा। जी बुआ जी। अरे पर बहू देखेगी कैसे, उसने इतना मोटा और भारी लहंगा पहन रखा है, कपड़े तो बदलने देते। ओहो, जब तक बहू कपड़े बदल कर आएगी हम तो पसीने में तर हो जाएंगे। इससे पहले बहू तू कुछ शरबत लिया। जी लाई। अरे बहू, थोड़ा घूंघट और करो, हम तुम्हारे ससुर समान हैं, तुम्हारे ससुर के बड़े भाई। और हाँ, शरबत, सत्तू या बर्फ डालकर लाना। जी ताऊ जी। माँ जी, रसोई कहाँ है? अरे बहू, तुझे रसोई ढूंढने में कोई परेशानी कैसे हो सकती है? वो देख, तेरा ससुराल एक कमरे का है, इस एक कमरे के कोने में हमारी रसोई। वो देख, जा जाकर शरबत बना दे, सभी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे सारे रिश्तेदार यहीं रहेंगे, इस एक कमरे के ससुराल में? और कहाँ जाएंगे बहू, यहाँ पूरे में बिस्तर बिछा देंगे, सब यहीं लेट जाएंगे। हे भगवान, इतनी गर्मी में सारे लोग एक ही कमरे में कैसे रहेंगे? ऊपर से रसोई भी यहीं है, सारी गर्मी इधर ही आ जाएगी। ऊपर से मुझे ना कपड़े चेंज करने दे रहे, ना घूंघट हटाने दे रहे। मैं तो ऐसी गर्मी में पागल हो जाऊंगी। ये कैसी जगह शादी हो गई है मेरी। इतना कहकर दिल पर पत्थर रखकर उस एक कोने की रसोई में रचना बड़ी मुश्किल से घूंघट में शरबत बनाती है और एक एक करके सभी मेहमानों को शरबत देती है। अरे बहू, इतना सा ही शरबत बनाया था क्या? अरे जरा अपने घर के लोगों को तो देखो, सारे मेहमान हैं। जाओ और शरबत बनाकर लेकर आओ। जी अभी लाई। अरे अंतरा मामी, भूख भी लग रही है, अपनी बहू से कह दो कि थोड़ा कुछ खाने पीने को भी ले आए, सारे मेहमान भूखे बैठे हैं। हाँ विनोद बेटा, मैं अभी खाना बनवा देती हूँ, या बहू खाना भी बना ले। मुझे इतनी गर्मी लग रही है, ऐसा लहंगा पहनकर मैं खाना कैसे बना पाऊंगी? और यहाँ तो कोई कमरा भी नहीं है जहाँ मैं चेंज कर पाऊँ। इसीलिए तुझे मना कर रही हूँ, अभी सबको खाना दे दे, शांत होकर बैठ जाएंगे, तो तू अपने बाकी के काम निपटा लेना। जी माँ जी। बड़ी मुश्किल से रचना खाना बनाने के लिए लहंगे में बैठ पाती है। पूरी सब्जी बनाते बनाते उसे पसीने आने लगते हैं। हे भगवान, मैं तो थक गई। पता नहीं कैसे लोग हैं जो इस एक कमरे के ससुराल को समझ रखा है। और नहीं, बहू इन्हें नौकरानी लग रही है। आते ही नहीं बहू से कोई काम करवाता है क्या? अरे बहू, मेरे भतीजे का भूख से हाल बेहाल हो रहा है, जरा जल्दी खाना बना। बस माँ जी, पूरी प्लेट में लगा रही हूँ। मुझे क्या रोबोट समझ रखा है? एक तो इतनी गर्मी लग रही है, पंखे की भी हवा नहीं आ रही इस कोने में। रचना प्लेट लगाकर सबको खाना देती है। खत्म हो जाने पर बैठने आती है कि लहंगे की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और माधव उसे संभाल लेता है। रचना, तुम ठीक तो हो ना? आप तो रहने दीजिए, आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है। अगर फिक्र होती तो पूछते कि इतने लंबे से घूंघट में, भारी से लहंगे में मैं कैसे बार बार सबको खाना परोस रही हूँ। ये मैं ही जानती हूँ। आपको क्या है, अपना सहरा शेरवानी उतार कर बैठ गए हैं चार जनों में की करने। अरे रचना, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं माँ से बात करता हूँ। अरे बेटा, यहाँ बहू के साथ क्या कर रहा है? हमारे साथ भी आजा, बैठ जा। और बहू, राजन विनोद की प्लेट खाली है, जा उन्हें सब्जी पूरी दे दे। जी जी अभी। और तुम तो छोड़ो मेरा हाथ। उस समय रचना अपने पति के पेट में एक कोहनी मारकर चली जाती है। आउच! क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं ताऊ जी। फिर सबको खाना देने के बाद रचना थक जाती है और बैठे बैठे सो जाती है। उसे देख कश्मीरा जगाने जाती है तो माधव मना कर देता है। बुआ जी, उसे उठाइएगा मत, बेचारी गृह प्रवेश के बाद से ही सबको खाना दे रही है, एक पल के लिए भी बैठी नहीं है। और देखिए कितना पसीना आ रहा है, उसे लहंगा भी नहीं उतारने दिया आप सबने, थोड़ा तो रहम कीजिए। ओहो, देख रही है, तेरा बेटा अभी से ही बहू के पक्ष में हो गया। चलो अच्छी बात है, हम कौन से तुम्हारी पत्नी को परेशान कर रहे हैं, सोने दो। माधव पास के बिस्तर पर उसे सुला देता है और एक पर्दा डाल देता है, जिससे सारे बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार उसे ना देखें। ऐसे ही शाम हो जाती है।
रचना अपने कपड़े बदलकर आराम से बैठी थी कि मौसिया सास सुधा उसके पास आती है। अरे बहू, तुझे कितनी बार बताऊं घूंघट करके रख, तेरे किसी भी सास ससुर ने देख लिया तुझे तो गजब हो जाएगा। नई बहू को पर्दे में ही रहना चाहिए, समझी? अब जा जाकर चाय बना। मैं चाय तो बना दूंगी, पर मैं तो पहले इस तरफ बैठी हूँ ना, मुझे कोई भी नहीं देख सकता, तो थोड़ी देर घूंघट ऊपर कर लूंगी तो क्या हो जाएगा। मुझे भी गर्मी लग रही है, और ऐसा तो है नहीं किसी ने मेरी शक्ल नहीं देखी, सबने शादी में मुझे देखा है। देख ले अंतरा, देख ले तेरी बहू कैसे अभी से ही जबान लड़ा रही है। अरे मैं तो मौसी हूँ, मुझे इस बात का बुरा नहीं लगेगा, लेकिन कोई और होता तो तौबा तौबा तौबा। छोड़ ना सुधा, ऐसी बात नहीं करते, जा सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आ। ये बोलते ही रचना घूंघट करके फिर से गर्मी में सबके लिए चाय बनाती है। अब इतने सारे मेहमान थे, हर कोई थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने खाने पीने की फरमाइश कर रहा था। ऊपर से हल्की साड़ी पहनने पर विनोद कहता है, देखो रचना, मैं तुम्हारे जेठ की तरह हूँ और अभी तुम्हारी नई शादी हुई है, इसलिए बता रहा हूँ इतनी हल्की साड़ी मत पहनो। जो नई नवेली दुल्हन हो तो थोड़ी भारी साड़ी पहनो। भाई साहब, गर्मी लग रही है इसलिए मैंने थोड़ी हल्की साड़ी पहनाई है। कोई बात नहीं, थोड़ा बर्दाश्त करो और अपने हाथ के पकौड़े भी बनाकर खिला दो। फिर कहाँ मैं बार बार आने बैठ रहा हूँ, मुझे तो आगरा ही चले जाना है। अब मेरा भेजा फ्राई हो रहा है, शादी करके पछता रही हूँ। इससे पहले ही बढ़िया थी मैं जब जीन्स टॉप पहनकर विदाउट कोई घूंघट के इधर उधर रहती थी, पर इन बड़े लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। ऊपर से इतना छोटा ससुराल है, हर जगह कोई ना कोई बैठा है। सच में एक कमरे के ससुराल को होटल समझ लिया है, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। जब से आए बहू ये, जब से आए बहू वो। जी भाई साहब, लाई अभी पकौड़े। इतना कहकर रचना फिर से चूल्हा जलाकर गर्मी में बैठकर पकौड़े बनाती है। उस चूल्हे का धुआं और गर्माई सीधे रचना के मुंह पर लग रही थी। बस अब मुझे और नहीं होगा, मैं पागल हो जाऊंगी इस गर्मी में, थोड़ी देर बाहर चली जाती हूँ। पकौड़े उतार कर वो थोड़ा बाहर जाकर हवा लेते हैं। भले ही बाहर गर्मी सही, लेकिन उतनी भभक तो नहीं है जितना अंदर एक कमरे में है। भगवान जाने कैसे आलसी जानवर की तरह सब एक साथ अंदर हैं, ये भी नहीं कि अपने घर चले जाएं। अरे सर, सुकून तो अपने घर पर ही होता है, लेकिन यहाँ के रिश्तेदार बड़े मक्खी की तरह हैं जो गुड़ से चिपक जाते हैं। एक काम करती हूँ, फ्रिज के ठंडे पानी से मुंह धोकर अंदर चली जाती हूँ, वरना सब बोलेंगे। फिर रचना ठंडे पानी से मुंह धोकर फिर सबके काम करने लगती है। ऐसे ही 4 दिन से हफ्ता और हफ्ते से 2 हफ्ते हो जाते हैं, लेकिन मेहमान जाने का नाम नहीं लेते। उन्होंने नई बहू को गर्मी में बिल्कुल काम करवाकर परेशान कर दिया था। ऐसे में रचना की हालत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि वो बेचारी खुद भी खा पी नहीं पाती है। पति से अपनी परेशानी बताती है, लेकिन वो नजरअंदाज कर देता है। बहू एक दिन गर्मी में कपड़े सुखाते सुखाते बेहोश हो जाती है। माधव फौरन डॉक्टर को घर पर बुलाता है, तो डॉक्टर बताता है, देखिए गर्मी में इनकी हालत बहुत डाउन हो चुकी है। और इतनी मोटी साड़ी क्यों पहनी है आप लोगों ने? आप जून जुलाई की गर्मी से वाकिफ नहीं है क्या? और इतने सारे लोग क्यों हैं? यहाँ पर मरीज के पास ज्यादा लोग रहने से और घबराहट पैदा होती है। देखिए माधव जी, हो सके तो थोड़ा रेस्ट करने वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा दो तो बेहतर होगा। जी डॉक्टर। ये सब इसी वजह से हो रहा होगा। बहू ने मुझे बोला था कि उसे परेशानी हो रही है, फिर भी मैंने इसकी एक नहीं सुनी। बेटा डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं, देख बहू का पगफेरा भी नहीं हुआ, ऐसा कर तू इसके मायके ले जा इसे। ठीक है माँ। बहुत हो गया, कहीं ना कहीं ये रिश्तेदार भी मेरी बहू के इस हालत के जिम्मेदार हैं। बहुत दिन खाना खा लिया मेरे घर को होटल समझकर, अब मुझे इन्हें यहाँ से निकालना ही होगा। सुनिए, आप सब थोड़ा बाहर जा सकते हैं? जो डॉक्टर साहब ने बोला है उसी के लिए बोला है मैंने। हाँ हाँ ठीक है, चलो चलो सब बाहर चलो। उनके बाहर जाते ही अंतरा बहू से कहती है, बहू मैं समझ सकती हूँ, तू बहुत परेशान हो गई थी, इसलिए अब मैं तुझे तेरे मायके भेज रही हूँ और इन मेहमानों की तो छुट्टी मैं करूँगी। काश तेरी ये बात मैंने पहले समझ ली होती। कोई बात नहीं माँ जी, ये सब हो जाता है, आप अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ। कुछ देर बाद माधव रचना को लेकर उसके मायके चला जाता है और फिर अंतरा शाम से लेकर अगले 4 दिन तक रोज फीका खाना बनाती है और बहाने लगाती है। तभी सुधा, कश्मीरा, मुकेश खाने को मना कर देते हैं। अरे नहीं नहीं, बस जिज्जी अब और नहीं चाहिए। अरे खा लो पेट भरकर, बहू के हाथ से भी तो कहते थे बार बार। पर तुम्हारे हाथ से नहीं खा सकते ना अंतरा। रचना बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाती थी इसलिए खाते थे, और वैसे भी अब हम सबको बहुत दिन हो गए हैं, अब हमें अपने घर को निकलना चाहिए। हाँ हाँ, अब हम सबको अपने घर जाना चाहिए।
हम चलते हैं। इस तरह सारे मेहमान मजबूरन खुद ही अंतरा का बेकार खाना खाकर वहां से भाग जाते हैं और कुछ दिनों बाद ही नई बहू घर वापस आकर एसी में सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।